हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये थर्ड लेक्चर है अपना, एंड इसमें हम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय केमिकल इक्वेशन, एडवांटेज ऑफ केमिकल इक्वेशन, लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू मेक द इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, ये टॉपिक करेंगे हम। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय अ केमिकल इक्वेशन? नंबर वन, a chemical equation tells the name of reactants and products. मतलब हमें केमिकल इक्वेशन से ये पता लग जाता है कि कौन से रिएक्टेंट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कौन सा प्रोडक्ट उसके अंदर फॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इक्वेशन का। कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। CaCl2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब आप इक्वेशन को देखिए, आप इसमें रिएक्टेंट वी नो के कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम, ये रिएक्टेंट हैं, और प्रोडक्ट में क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये इंफॉर्मेशन हमें इससे मिल जाती है कि रिएक्टेंट में कौन कौन से सब्सटेंस और प्रोडक्ट में कौन कौन से सब्सटेंस इन्वॉल्व हैं। इट इन्फॉर्म the relative number of molecules in reactant and product. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में relative number of molecules कि कितने मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसी को लें तो 1 मोलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 2 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 मोलिक्यूल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर इज फॉर्म। ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं और ये 3 फॉर्म हो रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोलिक्यूल 2 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कंबाइन करता है, तो 1 मोलिक्यूल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बनता है, 1 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है। हम अनदर एग्जांपल ले लेते हैं कोई और। जस्ट लाइक जिंक ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इट टेल्स द 1 मोलिक्यूल ऑफ जिंक combined with 1 molecule of sulfuric acid to form 1 molecule of zinc sulfate and 1 molecule of hydrogen। इस तरह से हमें इसके relative number of molecules का पता लगता है। and it also convey the relative number of moles। it also convey the relative number of moles कि कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। जस्ट लाइक हम इसी को लें तो इट इज 1 मोल, इट इज 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल। इक्वेशन जब भी रिप्रेजेंट होती है वो मोल एंड मॉलिक्यूल दोनों को ही रिप्रेजेंट करती है। इफ़ वी टेक इन केस ऑफ मॉलिक्यूल तो ये 1 मॉलिक्यूल है, ये भी 1 मॉलिक्यूल है, ये भी 1 मॉलिक्यूल है और ये भी 1 मॉलिक्यूल है। मोल लें तो भी ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये 1 मोल और ये 1 मोल। डिपेंड करता है कि हम इक्वेशन को मॉलिक्यूल के फॉर्म में ले रहे हैं या मोल की फॉर्म में। मोल के फॉर्म में लेंगे तब भी उतने ही मोल बनेंगे और मॉलिक्यूल की फॉर्म में लेंगे तब भी वही मॉलिक्यूल रहेंगे।
ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको मोल की फॉर्म में ले रहे हैं या मॉलिक्यूल की फॉर्म में ले रहे हैं। अनदर फोर्थ पॉइंट, इट टेल्स द रिलेटिव मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि कौन कौन सा मास, मतलब सब्सटेंसेस जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका रिलेटिव मास इससे पता लगता है। तो इट टेल्स the relative mass of reactants and products। तो उसका मास पता लग जाता है, मास बताता है कैसे, जस्ट लाइक हमें पता है जिंक का एटॉमिक मास 65 होता है, तो मोल की फॉर्म में लेंगे तो 65 ग्राम। इसका मोलिकुलर मास कितना बनेगा आपको देखिए 64, 32 एंड 2, तो 98 बनेगा। तो मोल की फॉर्म में लें तो 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह इसका मास निकाल लेंगे, इसका मास निकाल लेंगे ग्राम में। इट ऑल्सो कन्वे द रिलेटिव वॉल्यूम in case of gases। गैसेज हो तो ये वॉल्यूम भी बताती है। जस्ट लाइक ये गैस फॉर्म हो रही है तो वॉल्यूम 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस, कोई भी गैस हो उसका 1 मोल जो है ऑलवेज 1 मोल ऑफ एनी गैस, एनी गैस, मैं आपको कह रहा हूं एनी गैस, कोई भी गैस हो, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 22.4 लीटर। वॉल्यूम जो है कोई भी गैस हो 1 मोल अगर गैस लेते हैं तो उसकी वॉल्यूम फिक्स है 22.4 लीटर। तो यहाँ पे 22.4 लीटर गैस बन रही है, यहाँ पे भी 1 मोल बन रहा है तो 22.4 लीटर बनेगी वॉल्यूम के केस में। मास के केस में आप निकाल सकते हैं इसका 32 एंड 12 44 ग्राम। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वॉल्यूम में 22.4 लीटर। इसी तरह 2 ग्राम हाइड्रोजन मतलब वॉल्यूम में 22.4 लीटर। मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल, ये भी 1 मॉलिक्यूल, मोल में 1 मोल, ये भी 1 मोल। मॉलिक्यूल लेंगे तभी आप वॉल्यूम बताएंगे, मोल के केस में वॉल्यूम नहीं, सॉरी मॉलिक्यूल के केस में वॉल्यूम नहीं, मोल के केस में ही वॉल्यूम पता लगेगी। ये थे इसके सिग्निफिकेंसेस। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेज ऑफ यूजिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की एडवांटेज क्या है? देखिए केमिकल इक्वेशन को आप सिंबल एंड फॉर्मूला की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज वेरी कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट द केमिकल इक्वेशन in form of symbol and formula. Advantage of writing chemical equation। केमिकल इक्वेशन के लिखने की एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे इजी ये है कि it is convenient to represent a chemical equation in form of symbols and formula। It saves time and space। इससे स्पेस भी बचता है और टाइम भी बचता है। एंड
the symbols and formula of substances, they are same throughout the symbols and formula of substances used are same all over the world. पूरे वर्ल्ड में एक जैसे ही सिंबल और साइन यूज होते हैं. एंड थर्ड, यू मे ऑल्सो, ये टू ऑब्टेन definite amount of a substance, we can calculate the amount of reactant. हमें रिएक्टेंट की अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं. हम प्रोडक्ट कि हमें डेफिनेट अमाउंट निकालनी हो तो आप उससे रिएक्टेंट की डेफिनेट अमाउंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ताकि हमें प्रोडक्ट सेम अमाउंट का मिल जाए. यानी जितना हमें प्रोडक्ट चाहिए उस बेस पे हम रिएक्टेंट की मास को कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ द लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन. बहुत सारे लिमिटेशन भी हैं केमिकल इक्वेशन की. व्हाट आर दोज? और फिर उसके बाद हाउ कैन वी मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव. लिमिटेशंस. Limitations of a chemical equation. Number one, it does not tell the physical state of substances if not specified. स्पेसिफाई ना की हो तो हमें यही नहीं पता लगता कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है. if taken in form of solution, if reactants are taken in form of solution, then it does not tell the concentration of the solution. First, if not specified, if it is not written, then we don't come to know whether it is solid, liquid or gas. नहीं लिखा हो तो हमें नहीं पता लगता है कि solid है, liquid है या gas है. For example, हम यहीं पे नोट कर लेते हैं. Suppose जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है, then it form zinc sulfate and plus hydrogen gas. Then hydrogen, if it is not written, this does not inform whether it is solid, liquid or gas. ना इसका पता लग रहा है solid, liquid, gas, ना इसका पता लग रहा है solid, liquid, gas, ना इसका पता लग रहा है solid है, liquid है या gas है. आप देखिए, we always think कि हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन इलेक्ट्रिक स्पार्क, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और बनता है H2O. हमें लगता है ये गैस है, ये भी गैस है, और हमें लगता है ये लिक्विड बना. नहीं जी, हाई टेम्परेचर होता है, ये वेपर्स की फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है. नहीं रिटर्न होगा तो हमें नहीं पता लगेगा. कूल करने के बाद लिक्विड स्टेट में आता है. तो ये इस तरह से इससे नहीं पता लगता है. और हमें ये भी नहीं पता कि ये जो सॉल्यूशन लिए हमने, ये सॉल्यूशन है या ये है, एक्चुअली इट इज सॉलिड. ये सॉल्यूशन की फॉर्म में, इसकी कंसंट्रेशन का नहीं पता लगेगा. ये सॉल्यूशन की फॉर्म में आए, एक्वस सॉल्यूशन में आएगा, इसकी कंसंट्रेशन नहीं पता लगती. तो इससे इक्वेशन हमें कंसंट्रेशन नहीं बताती है कि कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, ये नहीं पता लगता है. इट डज नॉट
convey the extent to which reaction take place, या the time for which reaction take place, कि इससे ये नहीं पता लगता रिएक्शन हो रही है कब तक हो रही है, टाइम कितना लगेगा, या आप यूं भी कह सकते हैं एक्सटेंट टू विच रिएक्शन टेक प्लेस। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं द एक्सटेंट टू विच रिएक्शन टेक प्लेस, यानी टाइम ऑफ रिएक्शन का पता ही नहीं लगता कि रिएक्शन कितनी देर तक ये रिएक्शन चलेगी, मतलब कंप्लीशन का टाइम। इट डज नॉट कन्वे whether the reaction stopped or continue, मतलब टाइम उसका ये नहीं पता लगता कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है कि नहीं, whether the reaction is completed, ये लिख दो। It does not convey whether the reaction is completed, कि कंप्लीट हो गई है या नहीं हो गई, ये नहीं पता लगती है। It does not convey whether the reaction is endothermic or exothermic, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक, ये भी नहीं पता लगता। अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा आपको, चिंता ना करें। इट डज नॉट inform the condition under which reaction take place, these are the limitations, मेजर लिमिटेशन हमने डिस्कस कर ली। वन, इससे ये नहीं बताता सब्सटेंस जितने भी उसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो किस स्टेट में है, उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है या प्रेसिपिटेट है, ऐसा कुछ नहीं पता लगता है। इट ऑल्सो डज नॉट टेल द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मतलब उसकी कंसंट्रेशन का नहीं पता लगता है कि वो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है। इट ऑल्सो डज नॉट टेल टाइम फॉर विच द रिएक्शन टेक प्लेस, मीन्स एक्सटेंट टू विच रिएक्शन टेक प्लेस, कि रिएक्शन कितनी देर तक चली नहीं पता लगता। इससे ये भी नहीं पता लगता वेदर द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, के कंप्लीट हो गई है या कंटिन्यू है। इक्वेशन लिख देने से नहीं पता लगता है। इक्वेशन लिखने से हमें ये भी नहीं पता लगता कि वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक, उसमें हीट एब्जॉर्ब हुई या इवॉल्व हुई, नहीं पता लगता। इट इज नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन बाय द इक्वेशन, इक्वेशन ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती है। सेकेंडली, इट डज नॉट टेल इन्फॉर्म अस द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस, कि उसमें कितनी हीट रिक्वायरमेंट है, कोई कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट है या प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें भी उस इक्वेशन से पता नहीं लगती हैं। ये सारी की सारी एक केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशंस हैं। जस्ट लाइक हमने अभी इक्वेशन की थी एक, मैं आपको बता देता हूँ कि हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ये बन रहा है। इसमें सीधा कॉम्बिनेशन से नहीं बनेगा, इलेक्ट्रिक स्पार्क चाहिए यानी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इक्वेशन में अगर नहीं लिखा है तो हमें पता नहीं लगेगा कि उसमें कि ये कंडीशन रिक्वायर्ड है या नहीं है, मतलब ये कंडीशन का पता नहीं चलता है इक्वेशन से हमें, बिकॉज इक्वेशन हम जनरली ऐसे लिख देते हैं बस, हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो किस कंडीशन में ये रिएक्शन चल रही है, इसमें कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए, कोई कैटलिस्ट चाहिए या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या अनदर सब्सटेंस चाहिए, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन इक्वेशन से हमें नहीं मिलती है। ये लिमिटेशन है। देन हाउ कैन वी मेक एन इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, तो आप इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, ये टॉपिक हमारा इसमें। हाउ कैन वी मेक एन इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, how can we make an equation means chemical equation, more informative.
कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं आप इसको देखिए। नंबर 1, बाय राइटिंग फिजिकल स्टेट of various substances involved in chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में जितने सब्सटेंस इन्वॉल्व हुए हैं उनकी फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करके। फॉर सॉलिड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर सॉलिड इट इज रिटन एस इन ब्रैकेट, सिंबल के पास ब्रैकेट में एस लिखेंगे सॉलिड के लिए। लिक्विड के लिए फॉर लिक्विड एल, गैसियस स्टेट के लिए जी, एक्वस सॉल्यूशन ए क्यू, precipitates downward arrow and gaseous state in गैस अपवर्ड एरो में। गैस में देखिए दो चीजें, जी भी आ गया और अपवर्ड एरो। इट इज कंडीशन अपवर्ड एरो सिर्फ उसमें आएगी इन प्रोडक्ट में, और वो प्रेसिपिटेट भी प्रोडक्ट में ही बनते हैं, रिएक्टेंट में नहीं होते। ये प्रोडक्ट में, ये एरो दोनों के दोनों प्रोडक्ट के अंदर होंगे। हम इक्वेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का ही ले लीजिए। जिंक व्हेन ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक जो है सॉलिड होता है, ब्रैकेट में हम ऐसे एस लिख देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड ये एक्वस है, ब्रैकेट में ए क्यू, वाटर में सॉल्यूशन है, फॉर्म होगा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जो है वो भी एक्वस स्टेट प्लस हाइड्रोजन, आप जी भी लिख सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं अपवर्ड एरो भी दे सकते हैं, और मैं लिख देता हूं यहाँ पे अपवर्ड एरो भी आप दे सकते हैं, आपकी मर्जी। ये इस तरह से अब आप यहाँ पे ये नहीं हो तो हमें नहीं पता लगता कि इनकी फिजिकल स्टेट क्या है, बट अब यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया तो वी कम टू नो कि जिंक जो है सॉलिड है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस है, ये गैस है। इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन ये सेकंड इंफॉर्मेशन ये कर सकते हैं बाय राइटिंग कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। बाय राइटिंग CONC फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कोई भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, कोई और भी, एंड DIL फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए DIL और कंसंट्रेटेड के लिए CONCE कर सकते हैं। और हम इसी तरह से देखिए, मान लिया कि जिंक जो है सॉलिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड से, तब ये एसिड कैसा है? एक्वस सॉल्यूशन में है कैसा? डाइल्यूट, DIL। जिंक सल्फेट AQ, जब डाइल्यूट लिख दिया तो ऑटोमेटिकली पता लग गया कि ये वाटर के अंदर है, एक्वस सॉल्यूशन प्लस हाइड्रोजन। अब हम चलो इस बार अपवर्ड एरो लिख देते हैं बाय राइटिंग। ये हमें कंसंट्रेटेड हो तो कंसंट्रेटेड CONCE लिख देंगे, डाइल्यूट हो तो डाइल्यूट। आगे कंडीशन बाय रिप्रेजेंटिंग condition under which reaction take place। कि जिसमें रिएक्शन टेक्स प्लेस, जिसमें रिएक्शन होती है वो कंडीशन वो करके। फॉर एग्जांपल हम हीट के लिए डेल्टा वर्ड यूज करते हैं कि KClO3 व्हेन हीटेड, पोटेशियम क्लोरेट जब हीट करते हैं तो ये हीट के लिए इस कंडीशन दे दी हमने, सिंबल लगा दिया, एंड इट फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन।
KCl प्लस O2। अब आप इसके साथ इसकी फिजिकल स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये सॉलिड, ये भी सॉलिड, और ये आपको पता है ऑक्सीजन गैस होती है। तो इस तरह से हम फिजिकल स्टेट, इसको जो है कंडीशन को मेंशन करके भी आप बता सकते हैं कि इसके अंदर, इसको इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अनदर बाय रिप्रेजेंटिंग हीट चेंज टेक प्लेस। मतलब हीट इवॉल्व हुई है या एब्जॉर्ब हुई है, ये बता के भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह दें कि व्हेन कार्बन बर्न्स इन एयर इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन बर्न इन एयर इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड हीट इज इवॉल्व। ये कंडीशन हो गई। ये गैस, इधर एरो नहीं लगाना, कार्बन ये सॉलिड, एरो वहाँ लगा सकते हैं, इधर नहीं। इसी तरह नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का भी दे सकते हैं आप कि नाइट्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन गैस, ये भी गैस है, ये भी गैस है, एंड फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, ये भी गैस बनती है, एंड माइनस हीट, यानी कि हीट इसमें एब्जॉर्ब होती है। तो इस तरह से आप इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं इक्वेशन को बाय राइटिंग दीज कंडीशन। देखिए सॉलिड के लिए, फिजिकल स्टेट में सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G, और एक्वस सॉल्यूशन के लिए AQ, प्रेसिपिटेट के लिए डाउनवर्ड एरो एंड गैस के लिए अपवर्ड एरो। इन प्रोडक्ट अपवर्ड एरो जो है, या तो गैस के लिए G लिखिए या फिर अपवर्ड एरो लिखें, तो सिर्फ प्रोडक्ट में लिख सकते हैं आप। तो हमने जैसे जिंक सॉलिड है, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस है, जिंक सल्फेट ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये दिस इज गैस। इसी तरह से आप कंसंट्रेशन लिख के भी इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं कि ये सॉल्यूशन, ये जो हमारे पास एसिड है या कोई सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है। जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो हमने DL लिख दिया, DIL। इसी तरह हीट कंडीशन, कंडीशन जिसमें रिएक्शन होती है, बहुत सारी कंडीशन होती है। कंडीशन में टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट, ये मेन चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे हमने हीट दिखा दी कि मतलब इसको हीट करना पड़ेगा तब ये डिसोसिएट होगा। इसी तरह हीट चेंज, वेदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यानी हीट इवॉल्व हो रही है, या एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ये आप शो करके भी इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कर सकते हैं। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, और अगले में हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन करेंगे। एंड घर पे रहें, स्वस्थ रहें, हैव ए नाइस डे, और अपना काम हर रोज़ करें। धन्यवाद।